Assalamualaikum everyone, hope you are doing well and welcome back to my channel. Today's topic of discussion is literary criticism 2 and this was a requested subject, so I decided to make video on that. So first of all let's see ये सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है BS इंग्लिश के एंड इसमें क्रिटिसिज्म 2 के तौर पर पढ़ाया जाता है। क्रिटिसिज्म 1 जो है वो आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। तो इस तरह से जो अभी जो सेकंड पढ़ेंगे तो इसमें मींस कि हम थोड़ा मॉडर्न क्रिटिक थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस सब्जेक्ट के। तो कहते हैं दिस कोर्स एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज इंक्लूड द वर्क ऑफ द लिटरेरी मास्टर्स, उनके नेम लिखे हुए हैं। और इसमें वो कहते हैं कि enables the learner to analyze the literary text in the light of modern critical thoughts and develop a critical insight among the students। मतलब कि हमने एनालिसिस करना होता है लिटरेरी टेक्स्ट का। लिटरेरी टेक्स्ट कौन सा होता है? ये जो पोइट्री होती है, नॉवेल्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, जो कोई जिसमें हमारी इमेजिनेटिव या हमारी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, तो उस चीज़ को लिटरेरी टेक्स्ट का एनालिसिस करना होता है स्टूडेंट्स ने, लर्नर्स ने, इन दी लाइट ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल थाट्स। मतलब कि जो मॉडर्न क्रिटिक्स की थाट्स थी या मॉडर्न क्रिटिकल थाट्स थी उनके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करना आ जाता है किसी भी टेक्स्ट का। तो इट डेवलप्स अ क्रिटिकल इंसाइट अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब कि जब आप ये काम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक क्रिटिकल इंसाइट डेवलप हो जाती है जिसके थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग्स तक पहुंच सकते हैं या ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट कैसे राइट किया गया है, क्रिएटिविटी कैसे की गई है या उसका पर्पस क्या था या कैसे की जा सकती है क्रिएटिव राइटिंग। तो यही पर्पस भी होता है। 5th सेमेस्टर के ऑनवर्ड जो बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग करना सीख जाते हैं। जो जॉन डन है उसकी राइटिंग स्टाइल ऐसी है कि उसकी राइटिंग या उसके आइडिया से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो राइटिंग स्टाइल या राइटिंग करना सीख जाते हैं, क्योंकि वो एक उसमें कंसीट्स और कंपैरिजंस और एक वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफर्ट और थोड़ा सा ना वो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं राइटिंग करते हुए। तो इस तरह से जो राइटर्स क्रिटिक्स होते हैं ये उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि एक राइटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा जो है बनाते हैं, लाइक अडॉप्टिव बनाते हैं, और जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, इसका कंटेंट देख लेते हैं। इसमें 4 राइटर्स हैं इस सिलेबस में, कोर्स में। तो सबसे पहले मैथ्यू आर्नल्ड है, ये विक्टोरियन एज से हैं। इनके आगे 3 एसेस जो अब हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ते हैं 6th सेमेस्टर में। T.S. एलियट हैं, ब्रूक्स हैं और कैथरीन बेल्सी हैं, ये फीमेल हैं। और इनका जो वर्क है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से डिटेल क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाते हैं, T.S. एलियट के वर्क में से, और ब्रुक्स का भी आ जाता है ऑफन, और जो आर्नल्ड है इनका भी ये प्रेजेंट टाइम वाला अक्सर आ जाता है डिटेल क्वेश्चन। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम T.S. एलियट को डिस्कस करेंगे। इनके ये जो 3 वर्क हैं इनको देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसके बाद ये जो डिफरेंस बता देती हूँ मैं, जो क्रिटिक्स होते हैं इनके जो वर्क्स होते हैं, जैसे कि जो राइटर्स होते हैं, दूसरे राइटर्स होते हैं जो नावल लिखते हैं या और पोइट्री लिखते हैं, तो वो अपनी थॉट्स, अपनी इमेजिनेशंस और अपने वर्क को, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं थ्रू लिटरेरी जॉनरास, लाइक जो मैंने अभी नाम लिए, नावल, ड्रामा, प्ले और पोइट्री वगैरह। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं ये अपनी थॉट्स को कन्वे करते हैं थ्रू एसेस। ये इनके ऐसे होते हैं या इनके लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिल्टन 1 एंड 2, ये एलियट का एक लेक्चर है जो इन्होंने एक मिल्टन 1 में इन्होंने अपनी एक तरह की थॉट्स बताई, लेकिन मिल्टन 2 में वो दोबारा से उस चीज़ के लिए सॉरी होते हैं कि उन्होंने अपने लेक्चर 1 में जो बातें की थी वो इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए थी। लाइक इस तरह से इनके लेक्चर्स होते हैं, ओके, और ऐसे होते हैं जिनमें ये अपनी थॉट्स कन्वे करते हैं। तो आज हम एलियट को देखेंगे, तो एलियट के बारे में देख लेते हैं। इनके 3 एसेस हमारे सिलेबस में आते हैं, जिसमें पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, 1990 में पब्लिश हुआ। मेटाफिजिकल पोइट्स इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने मिल्टन 1, मिल्टन 2 पे लिखा, और ये इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशंस है। ओके, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला ऐसे है, इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इस ऐसे में वो बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो हमें बताने जा रहे हैं कि जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन क्या होता है?
कोई गुजरी हुई या कोई रवायती चीज़, कुछ कंजर्वेटिव आइडियाज़, कुछ कंजर्वेटिव चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ट्रेडिशन में आती हैं। और ट्रेडिशन का मतलब फिर क्या हो गया, पास्ट। कहते हैं पास्ट का इंडिविजुअल टैलेंट। अब इंडिविजुअल कौन होते हैं, हम एक जो इंसान है जिसकी अपनी कोई राय, अपना कुछ इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह होती हैं, जिसका अपनी एग्जिस्टेंस है, तो इंडिविजुअल होता है और उसका जो टैलेंट होता है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर वो कहता है ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, ये दोनों चीज़ें मिल जाए ना अगर, तो प्रॉपर एक परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग जो है वो हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को वो प्रॉपर थ्रू आउट ये ऐसे डिफेंड करेंगे और कुछ उनकी बातें लाइक लूज़ डिस्कशन में रह जाएंगी और जिनके ऊपर मज़ीद आगे क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म भी किया हुआ है। तो हम इस ऐसे को पहले डील कर लेते हैं। तो अब मेन पर्पस आपको समझ आ गया इसमें पास्ट का और इंडिविजुअल टैलेंट, एक इंडिविजुअल की अपनी लाइक स्किल्स का, क्रिएटिविटी का जिक्र करेंगे। वो कहते हैं कि इन दोनों से मिलकर एक परफेक्ट और एक लाइक रियल जो टेक्स्ट है, पोइट्री, पीस ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएटिव राइटिंग जो है हमारा डेवलप होता है। ओके, तो इस ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले पार्ट में कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन बताते हैं एलियट, और दूसरे पार्ट में थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी बताते हैं, और तीसरे में वो नेचर ऑफ कंक्लूजन देते हैं। इस ऐसे के ही आगे 3 फर्दर पार्ट्स हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में वो बस ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे, इसको, इसकी इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और ट्रेडिशन किस सेंस में फ़ॉलो करना चाहिए, किस हद तक फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे फ़ॉलो करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें वो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में वो ये बताते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल टैलेंट तो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशन में, लेकिन उस इंडिविजुअल को पर्सनल नहीं होना, उसको पोइट्री लिखते वक्त, पोइट्रिक फॉर्म लिखते वक्त इम्पर्सनल रहना है, उसको अपनी ज़ाती फीलिंग्स को अंदर ऐड अप नहीं करना। तो फिर वो फीलिंग्स कौन सी ऐड करनी है, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना, तो यही इलियट आगे सजेस्ट भी करते हैं। ओके, और नेचर ऑफ कंक्लूजन में वो यही बताते हैं कि कंक्लूड करते हुए कि इनकी जो सारी इस ऐसे की जो सारी लाइक एक क्रक्स करके ना वो बता देंगे एंड पे। ओके, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ओके, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इसके पार्ट्स ऐसे करके लिखे हुए हैं। इसके बाद कहते हैं ये जो वर्क था, अटैक था ऑन सर्टन क्रिटिकल व्यूज़ ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट चली थी उसमें प्रॉपर जस्ट एक प्रोपेगेंडा यूज़ किया गया था कि सिर्फ इमेजिनेशन, थॉट्स और ये चीज़ होनी चाहिए, और ट्रांक्विलिटी में चले जाएँ, आप सोलिट्यूड में चले जाएँ और जंगलों में चले जाएँ और नेचर को एंजॉय करें, फील करें, फीलिंग्स को लिखें, ये वो रोमांटिसिज्म का जैसे आपको स्टांसेस पता होंगे। तो ये ऐसे जो था, ये डायरेक्ट एक अटैक था उस उन व्यूज़ के ऊपर, और पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि पोइट्री, जिसमें ये लोग क्या कहते थे कि पोइट्री जो है वो पर्सनल होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो ये कहते हैं कि जो पोइट्री है वो सब्जेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि इन जो वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन यहाँ बताई हुई है, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये जो एलियट थे ये कहते हैं कि जो पोइट्री है इज़ एन एस्केप फ्रॉम या एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी। तो इनका मेन ये मोटो आप डिफरेंस के तौर पे भी इंट्रोडक्शन पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में कहते देते हैं, हम कहते हैं हाउ टू ऐड ट्रेडिशन इन योर करंट वर्क एंड हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस बताते हैं कि हिस्टोरिकल किस तरह से टाइमलेसनेस है, लाइक एक चीज़ जो है, जो ट्रेडिशन पास्ट में एक ट्रेंडिंग थी वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर आप किसी फीलिंग की बात कर लें, एंगर की बात कर लें, या आप किसी एनवी की बात कर लें, तो वो पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगी। तो इस तरह के यूनिवर्सल आइडियाज़, और शेक्सपियर को याद होगा कि क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, और भी बहुत ज़्यादा राइटिंग्स और राइटर्स इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन शेक्सपियर को ही ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर का बादशाह क्यों माना जाता है, बिकॉज़ उसने जो यूज़ किया था, जॉनरा यूज़ किया था, या जो उसने यूनिवर्सल आइडियाज़ यूज़ किए थे वो यूनिवर्सल थे, ठीक है। लाइक लव, हेट्रेड, एनवी, और जो होते हैं रिवेंज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो आप अभी भी जिनको हम रिलेट कर सकते हैं प्रीवियस शेक्सपियर के वर्क से। ओके, तो यहाँ पर वो कुछ कहते हैं, नॉवेलिटी के बारे में बात करते हैं, लर्न फ्रॉम ट्रेडिशन। कहते हैं कि अगर आपने कुछ न्यू चीज़ भी सीखनी है तो आप ट्रेडिशन से सीखें। अब वो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि क्या ट्रेडिशन से सीखें, वो कहते हैं कि जब आपने कुछ ट्रेडिशन में, जब आपको अवेयरनेस होती है ट्रेडिशन के बारे में, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपके पास्ट में क्या चीज़ किस हद तक इस्तेमाल की जा रही थी और क्या चीज़ नहीं थी। तो आपको अपने न्यू वर्क की वर्थ का भी आइडिया होता है, और आप पुरानी चीज़ों से सीख भी सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ पास्ट में
चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप उस चीज़ से सीख कर अपने न्यू वर्क में कुछ अच्छा लिख सकते हैं। इस तरह से वो इंडिविजुअल टैलेंट और ट्रेडिशन को मिला भी रहे हैं। फिर वो बात करते हैं पोइट नॉट रिवील हिज पर्सनल इमोशन एंड एस्केप ऑफ फ्रॉम द इमोशंस। ओके, इलियट कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, इसमें हम देखते हैं ट्रेडिशन इज़ नॉट स्लेविश इमिटेशन ऑफ द पास्ट। वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशन है बेसिकली वो इमिटेशन नहीं है पास्ट की, बट वो उसमें कुछ रिफाइनमेंट है। ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय हार्ड लेबर। अब वो कहते हैं कि ट्रेडिशन को हम गेन कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कुछ हमारे अंदर से पहले से नहीं होता, हमें इसको हार्ड लेबर के थ्रू जानना पड़ता है। अब हार्ड लेबर से मुराद क्या है उनका, कि हमें राइटर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, एजेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जैसे शेक्सपियर की वर्क्स हैं बहुत ज़्यादा एडमायरिंग है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हिस्टोरियन जो थे उनको पढ़ा हुआ था, ग्रीक्स के जो हिस्टोरियन थे उनको वो पढ़ते थे। ट्रेडिशन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय दोज हु हैव द हिस्टोरिकल सेंस। और कहते हैं कि ट्रेडिशन वही ऑब्टेन कर सकते हैं जिनको हिस्टोरिकल सेंस होती है। हिस्टोरिकल सेंस शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हिस्टोरिकल सेंस के थ्रू आपको यूनिवर्सल आइडियाज़ गेन होते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स परसेप्शन नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो ऑफ द इट्स प्रेजेंस। मतलब कि जो पास्ट में चीज़ें गुजर गई हैं सिर्फ यही पता नहीं चलता आपको, बल्कि ये भी पता चलता है कि आपके उस पास्ट वाली चीज़ों का प्रेजेंट में क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं जो अभी तक चल रही हैं। जैसे लव, हेट्रेड, एनवियस, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, या जो कुछ स्टाइल्स होते हैं। जैसे सोसाइटी में कुछ पॉवर्टी है वो शुरू में भी थी, अभी भी है। अब पॉलिटिकल रूल है वो तब भी था, अभी भी है। लव एक्सप्रेशन होते हैं वो भी अब तब भी थे, अभी भी हैं। और जैसे कि मॉडर्न में देखते हैं तो हमें साइंटिफिक और चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, जिसमें पहले सॉरी लुक ही आती थी और अब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। जैसे पहले सॉरी लुक ही लिखी जाती थी सिर्फ, और अब जो है उसमें वो लिखी जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप होती रहती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि पास्ट से एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, तो ये ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ये टी.एस. इलियट का कंसेप्ट है। Who can historical sense feels like the whole of the literature of the Europe from Homer to his own age day। मतलब कि आपको प्रॉपर सेंस होनी चाहिए कि स्टार्ट से लेके अब तक आपकी एज तक जो लिटरेचर है उसमें क्या क्या हो चीज़ें हो चुकी हैं। इलेक्ट कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज़ डायनामिक। और डायनामिक है वो कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़। कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है ना वो डायनामिक है, वो फिक्स नहीं है। अगर आप बात करते हैं हमारे ट्रेडिशन की, पाकिस्तानी ट्रेडिशन की, तो शलवार कमीज़ हम मतलब कल्चर में, वेयरिंग्स में, कपड़ों में शलवार कमीज़ है। तो अब जो है अब ट्रेडिशन यूज़ तो होता है, शलवार कमीज़ पहनी तो जाती है, लेकिन उसके स्टाइल्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इट इज़ कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़। तो जो ट्रेडिशन है उसी को यूज़ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। The relationship between past and the present is reciprocal, and just as the past directs and guides the present, and so the present alters, modifies the past। ये इंपॉर्टेंट है कोट, ये आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो पास्ट है वो डायरेक्ट करती है और गाइड करती है प्रेजेंट को। एक चीज़ है ना, पास्ट कुछ वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं पास्ट में, तो वो हमारा अब आगे आने वाला जो अब जिस प्रेजेंट में हम रह रहे हैं उसको डायरेक्ट करती हैं। हमने इस डायरेक्शन में जाना है या हमने इस डायरेक्शन में जाना है। अब तो हमारा कपड़ों से एग्जांपल ले लें, हमारा ट्रेडिशन है कि कपड़े पहनने हैं, तो अब हमें ये चीज़ तो फिक्स है ना कि हमने कपड़े पहने हैं, शलवार कमीज़ पहननी है, हमने पैंट शर्ट नहीं पहननी अपने कल्चर के अकॉर्डिंग या अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से करके जो पास्ट है वो डायरेक्ट करता है और गाइड करता है प्रेजेंट को। ठीक है, सो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट क्या करता है, अब हम यहाँ पे है ना, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में है, तो वो इस पास्ट को, पास्ट की वैल्यूज़ को, पास्ट के स्टाइल्स को अल्टर करता है, चेंज करता है और उसके अंदर चेंजेस लेके आता है, मॉडिफाई करता है पास्ट को। ठीक है, तो इसमें फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो अब यहाँ पे जो नई चीज़ होगी प्रेजेंट में, वो आगे के जो हमारा फ्यूचर होगा, जो उस टाइम के लोगों का प्रेजेंट होगा, उनके लिए ये ट्रेडिशन अब इस यहाँ से चेंज होकर यहाँ आया है, तो फिर यहाँ से चेंज होकर यहाँ जाएगा। तो इस तरह से करके जो ट्रेडिशन है वो कहते हैं कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ओके, तो इसके बाद राइटर मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड कन्फर्म द लिटरेरी ट्रेडिशन। वो ये बात करते हैं कि जो राइटर होते हैं उनको गाइडेंस सीखनी चाहिए फ्रॉम पास्ट एंड कन्फर्म द लिटरेरी ट्रेडिशन, एंड कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इज रेसिप्रोकल।
दी पास्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दी, अगेन वही बातें लिखी हुई हैं जो यहाँ पर लिखी हुई थी। ओके आगे वो दूसरी बात जो करते हैं, सेकंड जो पार्ट है वो है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। तो द पोइट मस्ट बी एज इम्पर्सनल एज द साइंटिस्ट। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं ना जो लाइक थियोरेटिकल बातें करते हैं, तो वो कहते हैं पोइट को भी ऐसे ही होना चाहिए, एज अ कैटलिस्ट इसमें वर्क करना चाहिए अपने वर्क्स में। द इमोशंस एंड डिप्रेशंस ऑफ द पोइट मस्ट बी डीपर्सनलाइज्ड। उसको पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए किसी भी वर्क को लिखते हुए, लाइक उसको अगर डार्क थीम उसको लाइक उसकी किसी राइटर की लाइफ जो है वो बहुत डार्क है, पेसिमिस्टिक है, तो वो सिर्फ अपने आप दुनिया को अपने नज़रिए से ना देखे, दुनिया को दूसरों के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करे, और जो वर्ल्ड है उसके प्रॉपर अप्रोप्रिएट और जो रियल मीनिंग्स है उन तक पहुँचे। बेशक उसकी लाइफ डार्क है, लेकिन वहाँ पे उसके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो कंपैरिजन कर सकता है उन दोनों का, या फिर वो अपनी डार्कनेस के अंदर से ही लाइट फाइंड आउट कर सकता है। तो या फिर उसको ऐसे लोगों को डील करना चाहिए जिनकी लाइफ भी डार्क है और वो किन किन सर्कमस्टांसिस में से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से करके ना वो कहते हैं कि किसी भी राइटर को अपनी पर्सनैलिटी को ही रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको डीपर्सनलाइज करना चाहिए अपने आप को टेक्स्ट में से। द मोर इसमें लिखते हैं, द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कम्प्लीटली सेपरेट इन हिम। कहता है कि कोई भी आर्टिस्ट तब परफेक्ट होता है जितना वो अपने टेक्स्ट में से सेपरेट कर लेता है खुद को। विल बी द मैन हु सफ़र्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली, वो कहते हैं कि जो राइटर होता है उसको उसका ऐसा इंसान होना चाहिए जो सफ़र करता है, जिसको जो सफ़र करेगा उसी के पास एक्सपीरियंसेस होंगे, उसी के पास आइडियाज़ होंगे, उसी के पास दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसने सफ़र किया है। एंड द माइंड विच क्रिएट्स, लेकिन उसका जो माइंड है ना वो क्रिएटिव होना चाहिए। उसको अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी पर्सनैलिटी को उसमें से डिटैच करके किसी भी वर्क को क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, और हमें उसको लाइक एक यूनिवर्सल एक फीलिंग देनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी पीस ऑफ राइटिंग अगर आपने लिखनी है तो उसमें अगर आपने अपने ख़यालात को कन्वे करना है तो उन ख़यालात को इस सेंस में कन्वे ना करें कि वो सिर्फ कन्फाइंड हो जाएं आपकी ज़ात तक, वो किसी और को टच ही ना करें, किसी और के हार्ट को टच ही ना करें, ठीक है। तो वो इलियट भी यहाँ पर यही बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं और कुछ फील कर रहे हैं और अगर आपने उसको लिखना है तो आप उसको एज इट इज़ मत लिख दें जैसे कि रोमांटिसिज्म के पोइट्स करते थे, ठीक है, नेचर को जैसे फील कर रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि उस चीज़ को फील करें, उस चीज़ को जिससे सफ़र कर रहे हैं आप, लेकिन उसको क्रिएट कैसे करें, माइंड के थ्रू क्रिएट करें, क्रिएटिव राइटिंग यूज़ करें, कंसीट्स यूज़ करें, कंपैरिजन यूज़ करें, इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करें। और इसमें अब आगे राइटर पढ़ेंगे, पोइट पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो नेचर को इतना ज़्यादा लाइक यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ सिम्बॉलिक नेचर को यूज़ करते हुए बताते हैं जो रीजंस होते हैं उनको बताते हैं, जिसमें हमारी सिम्बोलिज़म आती है। लाइक अगर वो एक एप्पल को यूज़ कर रहे हैं तो वो एप्पल को टोटली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करेंगे, तो हम अब रियल लाइफ में उसको सोचेंगे तो वो और चीज़ होगी, और नेचर के थ्रू भी उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। तो इस तरह के आइडियाज़ को जिसमें से आप सफ़र कर रहे हैं और उसको क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक रियल राइटिंग कर रहे हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसके बाद वो कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट इज़ अ मेयर सेपरेट। कहते हैं पर्सनैलिटी जो होती है पोइट की वो रिसेप्टर। ओके, the honest criticism and the sensitive appreciation is directly not upon the poet but upon the poetry। यहाँ भी वो ये बात करते हैं, इलियट कहते हैं कि जब आपने जो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म होता है ना, जब वो क्रिटिसिज्म अगर कर भी रहे हैं तो वो कहते हैं कि एक जो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म होता है और जो सेंसिटिव एप्रिसिएशन होती है वो पोइट के ऊपर नहीं होती है, वो बल्कि पोइट्री के ऊपर होती है। हमारा जो क्रिटिसिज्म करने का वे होता है, जब क्रिटिसिज्म अगर हमने करना भी है तो अगर हमने किसी को जज करना भी है तो उसके वर्क को करें, उस टेक्स्ट को करें, टेक्स्ट की वैल्यूज़ को करें, उसके अंदर जो मीनिंग्स ड्राइव हो रहे हैं उनको करें, ना कि हमें पोइट को करना चाहिए। तो वो बल्कि बिल्कुल ही एक किस्म का डीपर्सनल कर देते हैं कि राइटर का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इलियट कंसेप्शन ऑफ पोइट्री, पोइट्री इज़ ऑर्गेनाइजेशन रादर देन द इंस्पायरेशन। ये बात जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होता है कि जब हमें मोटिवेशन मिलती है तो कभी हम जब स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, लेकिन वो हमारी जो है वो ख़त्म होती जाती है और एट द एंड वो कभी कभी बिल्कुल ही डेड हो जाती है।
जब तक हम दोबारा मोटिवेटेड नहीं होते, फिर हम और ज़्यादा हाई चले जाते हैं। तो इस तरह से करके ये जो होती है ना इंस्पायरेशन, वो कहते हैं पोइट्री को इंस्पायरेशन का सोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? अब आपको कोई चीज़ इस तरह सिखाई गई है कि जैसे अब आपने खाना खाना है, ठीक है, एक डिसिप्लिन बना लिया आपने। या चले आप इसकी एग्जांपल ले लें आर्मी से। जो आर्मी के लोग होते हैं वो कितने डिसिप्लिन होते हैं, तो उनकी एक रूटीन होती है और उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको मतलब उसके उनके अंदर ना बैठ जाती हैं। हर डिसिप्लिन जो उनका होता है, उनका एक डिसिप्लिन जो है उसको आने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो जाता है। उसके अंदर अप डाउन्स आएंगे, लेकिन वो इस लेवल के आएंगे, उसमें ये चीज़ जो है ना वो उनको डाउनफॉल नहीं आएगा। जो डिसिप्लिन होता है उसको गेन करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो गेन हो जाता है तो फिर उसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कहता है कि पोइट्री को भी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करना चाहिए, बिकॉज इंस्पायरेशन जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन अगर आप डिसिप्लिन दे रहे हैं किसी पोइट्री के थ्रू तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से एग्जांपल ले लें अगेन, टी.एस. इलियट का अपना ही वर्क ले लें जिसमें वो द वेस्ट लैंड, उसमें उन्होंने 20वीं सेंचुरी का जितना भी मॉडर्न पीरियड था उसके बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने एग्जांपल्स यूज़ किए हैं, ट्रेडिशन को भी यूज़ किया है, उन्होंने प्रेजेंट को भी यूज़ किया है, उन्होंने फ्यूचर भी बताया है। तो लेकिन उनका जो तरीका था वो इस तरह का डिसिप्लिन था ना कि लाइक अगर उसमें हमें बात सीखने को मिली है तो वो एवर लास्टिंग होगी, ठीक है। तो अगर हम वर्ड्सवर्थ की कोई पोइट्री ले लेते हैं जिसमें इमेजिनेशन है, लाइक एक तरफ एक वक्त में तो हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं उससे, हम समझते हैं कि बस जो वर्ड्सवर्थ है ये सब कुछ है, लाइक इसने नेचर को बड़ा प्यारा डिफाइन किया है, लेकिन वो मोटिवेशन जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी से चली भी जाती है। तो इनका कहने का मकसद यही था इलियट का कि किसी भी पोइट्री को कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए इंस्पायरेशन के बजाय। ग्रेटनेस ऑफ द पोम डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पोइट्रिक कंपोजिशन। एक पोइट्री बनती कैसे है, किन किन फॉर्म से गुजरती है, वो यही कहते हैं इंडिविजुअल टैलेंट और उसके अंदर ट्रेडिशन का दोनों का रोल होना चाहिए। द इमोशन ऑफ द पोइट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशन ऑफ द पोइट। ओके, द इमोशन ऑफ द पोइट्री मस्ट बी कम्प्लेक्सड। वो कहते हैं कि इसको कम्प्लेक्स होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। When the emotions which the poet has never personally experienced can serve the purpose of poetry। मीन्स के अगर किसी पोइट ने कोई फीलिंग्स को पर्सनली एक्सपीरियंस ही नहीं किया, लाइक अगर कोई पास्ट का इवेंट अगर वो बताना चाह रहे हैं जिस पास्ट में वो खुद तो नहीं ना थे, लेकिन उन्होंने रीडिंग के थ्रू उस एक्सप्रेशन को समझा जाना और इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको यूज़ करते हुए जो रियल पोइट्री है वो जनरेट की जा सकती है। और लास्ट में कहते हैं इलियट कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट द पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। और इसके बाद वो कुछ चीज़ें इसमें ये भी बताते हैं अपने ऐसे में कि फीलिंग्स और इमोशंस का डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस को लाइक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, डिफ़ाइन नहीं किया कि क्या डिफरेंस होता है। तो इसके बाद इन्होंने कहा इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम द पर्सनैलिटी। तो इस तरह से इन्होंने कंक्लूड किया अपना ऐसे। तो इसके बाद कुछ बुक में से पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो समरी देखते हैं ऐसे क्रिटिकल इस ऐसे की, तो इसमें मैनिफेस्टो ऑफ द इलियट्स क्रिटिकल क्रीड। तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कहाँ पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, इसके 3 पार्ट्स हैं वो बताए हुए हैं। ट्रेडिशनल एलिमेंट्स है देयर सिग्निफिकेंस। इसमें वो क्या कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है प्रेज़ करती है पोइट्स को फॉर देयर पोइट्री और देयर वर्क, अगर वो इंडिविजुअल होते हैं तो। लेकिन इनका मानना क्या था कि किसी इंडिविजुअल वर्क को प्रेज़ करने की बजाय उसके क्रिटिकल जो प्रोसेस होता है, अनप्रेजुडाइज्ड माइंड जो होता है, उसको हमें लाइक प्रेज़ करना चाहिए। इसके बाद वो बात करते हैं लिटरेरी ट्रेडिशन वेज इन विच इट कैन बी एक्वायर्ड। तो हम किस किस तरह से जो है ट्रेडिशन को एक्वायर कर सकते हैं वो बताते हैं। वो में कहते हैं कि क्रिटिकल लेबर के थ्रू, लाइक हार्ड वर्क के थ्रू, बाय नोइंग दी पास्ट राइटर्स, हम ट्रेडिशन को समझ सकते हैं। और हिस्टोरिकल सेंस के थ्रू हम समझ सकते हैं। वही अगेन बातें जो मैंने वहाँ पे कोट की हुई हैं नोट्स में। इसके बाद वो कुछ यहाँ पर मज़ीद बताते हैं हमें ट्रेडिशन के बारे में। वो कहते हैं राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज़ फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ऑन जनरेशन। मतलब अपनी जनरेशन के बारे में कॉन्शियस हो जाता है तो उसने ट्रेडिशन को पढ़ा होता है। कैसे कॉन्शियस होता है, तो वो ये बताते हैं रिकॉग्निशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर। उसको जब कोई राइटर पास्ट के बारे में पढ़ता है तो उसको समझ आती है कि लिटरेचर में क्या चीज़ कंटिन्यू है, ठीक है, जो अभी तक यूज़ हो रही है।
नंबर 2 पे वो कहते हैं क्रिटिकल जजमेंट एज टू विच द राइटर्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट। वो कहते हैं कि आपकी क्रिटिकल जजमेंट हो जाती है कि क्यों कोई पास्ट में जो राइटर था वो अभी तक क्यों इतना ज़्यादा एडमायर किया जाता है। लाइक शेक्सपियर को अगर हम पढ़ें या हम होमर और वर्जिल की कहते हैं, तो इस तरह से राइटिंग्स अगर हम पास्ट की पढ़ लेते हैं तो हमें उनके आइडियाज़, उनके थीम्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनके जो सब्जेक्ट मैटर, इनका आइडिया होता है। तो हमें बस पता चलता है कि अच्छा ये इसलिए प्रेज़ किया जा रहा है, तो हम अपनी राइटिंग में वो एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि नॉलेज ऑफ दीज सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑब्टेन्ड थ्रू जी पेन्स टेकिंग एफर्ट, लाइक हमें हार्ड लेबर करना पड़ता है इसके लिए। तो इसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं डायनामिक कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन। इसमें वो कंपैरिजन करते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट का। वो कहते हैं एजुलेशन ट्रांक्विलिटी में हम कोई भी पोइट जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करता चीज़ों को। तो यहाँ पे लेट कहते हैं कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन इज़ अ डायनामिक वन, चेंज होता रहता है। ट्रेडिशन इज़ नॉट एनीथिंग दैट इज़ फिक्स्ड। तो ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी कल्चर के थ्रू। इसके बाद वो कहते हैं कि होल्ड लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ मॉडिफाइड इनटू आवर स्लाइटली। ये अगेन वही वो सब बातें लिखी हुई हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द ट्रेडिशन, इसमें वो ये बात करते हैं फंक्शन द वर्क ऑफ द पोइट इन द प्रेजेंट। कहता है कि जो प्रेजेंट में वर्क ऑफ पोइट है इज़ टू बी कंपेयर द कंट्रास्ट ऑफ द वर्क ऑफ द पास्ट एंड जज बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट। अगर कोई बंदा प्रेजेंट में कोई राइटिंग लिख रहा है तो उसको पास्ट राइटिंग से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन उस कंपैरिजन का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि पास्ट का वर्क अच्छा था या बुरा था या अब का वर्क अच्छा या बुरा है। हर वर्क की अपनी वर्थ है, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाता है कि पास्ट में वो स्टैंडर्ड किस तरह से डील किया जा रहा था और अब वो स्टैंडर्ड किस तरह डील किया जा रहा है। अगर हम उनको जज करेंगे कि अब वाला वर्क अच्छा है, पास्ट वाला वर्क अच्छा नहीं था, तो पास्ट वाले वर्क की वर्थ ख़त्म हो जाएगी और लोग उसको पढ़ना छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए जजमेंट वो कहते हैं इस तरह से जज नहीं करना कि किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहना है, बल्कि इसलिए जज करना है कि आपके और उस वर्क में क्या चीज़ें जो हैं वो मैच कर रही हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स मैच कर रहे हैं और कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रिफाइंड या मॉडिफाई किए गए हैं और कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेंज किस हद तक और किया जा सकता है या वो पहले वाला ही फॉलो किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम जजमेंट जो है इस वे में कर सकते हैं ट्रेडिशन का, अगर हमें पता होगा तो। यहाँ पे वो कैटलिस्ट की बात करते हैं कि राइटर को जो है, पोइट को जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर होना चाहिए, लाइक खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी वर्क में, बट उसका जो है किसी थॉट प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, रिएक्शन को कम्प्लीटली समझने के लिए उसका कैटलिस्ट का होना भी ज़रूरी है। जब केमिस्ट्री के केमिकल्स में पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें ये था कैटलिस्ट जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो जाता उसके अंदर, लेकिन वो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड इट्स रियल मीनिंग, इसमें भी 3-4 बातें बताते हैं हमें। तो नॉट एज अ होल, कहते हैं कि जो ट्रेडिशन है उसको नॉट एज अ होल नहीं लेना, मतलब कि सब कुछ उसी को नहीं समझ लेना और कॉपी करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना। नो फेवरेटिज्म ऑन दी पोइट्स और एज, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लाइक वो पोइट्स अच्छे लग रहे हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको रोमांटिक पोइट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप उनके अंदर फेवरेटिज्म करने लग जाए। नहीं, आपने हिस्ट्री को हिस्ट्री के तौर पे ही लेना है, उनके स्टैंडर्ड्स के तौर पे ही जज करना है। मेन ट्रेंड्स बाय स्मॉल पोइट्स, वो कहते हैं कि स्मॉल पोइट्स को भी हमें पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो छोटे पोइट्स हैं वो बड़े हाईलाइट कर जाते हैं और सालों साल उनके ऊपर काम किया जा सकता है। और इसके बाद इस पार्ट में जस्ट उन्होंने ये चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बना दिए थे। ओके, ये स्मॉलर वाला भी आ गया। ओके, वर्क ऑफ आर्ट, दे परमानेंस। अच्छा, अब इस बात ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ऐसे की। इसमें वो कहते हैं पोइट मस्ट आल्सो रियलाइज दैट आर्ट नेवर इम्प्रूव्स दो इट्स मटेरियल इज़ नेवर द सेम। अच्छा, इस बात का कहने का मतलब ये है कि आर्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक काम लिखा जिसको मैं ए कह रही हूँ, मैंने ए वर्क लिखा, और अब जो आने वाला बंदा है उसने बी वर्क लिखा। मैं बिलोंग कर रही हूँ विक्टोरियन एज से, लेकिन जो दूसरा राइटर है वो बिलोंग कर रहा है मॉडर्न एज से। अब मैंने भी पोइट्री लिखी थी और उसने भी पोइट्री लिखी है। मैंने भी एक पीस ऑफ आर्ट, मैंने भी एक आर्ट लिखा है और उसने भी एक आर्ट लिखा है। अब उसने मेरे वाले आर्ट को इम्प्रूव नहीं किया, उसने अपना आर्ट लिखा है, लेकिन उसने लिखा क्या है, पोइट्री ही लिखी है। तो वो कहता है कि आर्ट इम्प्रूव नहीं होता, मेरी पोइट्री उसने इम्प्रूव नहीं की, मेरी पोइट्री की वैल्यू जो है वो एक अपनी जगह है और उसकी पोइट्री की वैल्यू जो है वो अपनी जगह है।
तो कहता है आर्ट इम्प्रूव नहीं होता, आर्ट की अपनी ही वर्थ होती है, बस जो मटेरियल होता है ना वो सेम नहीं होता। उसकी पोइट्री का मटेरियल और था, मेरी पोइट्री का मटेरियल और था। समझ आ गई इस बात की? तो यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि आर्ट इम्प्रूव नहीं होता लेकिन मटेरियल भी सेम नहीं रहता। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे ये रोमांटिसिज्म और मॉडर्न पोइट का जिक्र भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे वो बात करते हैं अवेयरनेस ऑफ द पास्ट पोइट्री पोइट्स ड्यूटी टू एक्वायर इट। हमें पास्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। बार बार वो चीज़ें बता रहे हैं बस, और बता रहे हैं जैसे शेक्सपियर की यहाँ पे एग्जांपल देते हुए कहेंगे तो उन्होंने ये प्लूटार्क को पढ़ा था। और इसके बाद कॉन्शियसनेस थ्रू हिज करियर, और इसके बाद इम्पर्सनैलिटी वाली ये सेकंड पार्ट आ गया। इसमें वो ये बताते हैं कि इम्पर्सनैलिटी पर्सनलाइज कर लें अपने आप को, हटा लें अपनी पर्सनैलिटी को और पर्सनल हो जाएं, इम्पर्सनल हो जाएं सॉरी। अब ये ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में बताते हैं कि वो पोइट्री के ऊपर होता है, पोइट के ऊपर नहीं होता, वही सब चीज़ें। इसके बाद कैटलिस्ट की अगेन वो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। उन्होंने पीछे भी कैटलिस्ट की बात की थी, अगेन वो एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे हैं। इसके बाद द मोर परफेक्टली आर्टिस्ट द मोर कम्प्लीटली सेपरेट इन हिम, वही अगेन इमोशन एंड फीलिंग वाली बात कर रहे हैं। इसमें वो एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप कोट कर सकते हैं इसमें इनके ऐसे में बात। पोइट्री एज ऑर्गेनाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द पोइटिक प्रोसेस, वही जो मैंने डिसिप्लिन वाली बात बताई थी आपको। और इसमें एग्जांपल दी हुई है नाइटिंगेल की। आर्टिस्टिक इमोशन एंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, ये आ गई इसमें। तो इसमें आ जाता है कि आपने सिंपल और क्रूड नहीं लिखना, आपने बल्कि कम्प्लेक्स लिखना है और अपने लाइक ट्रेडिशन को यूज़ करते हुए लिखना है। इनकी जो वेस्टलैंड है वो एक परफेक्ट एग्जांपल बनती है इसके ऊपर, इनकी इस वर्क के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर। और वो कहते हैं कि पोएटिक कंपोजिशन जो है वो इमोशन उसमें नहीं होनी चाहिए, रिकलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए, ट्रांक्विलिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब उसको एक सेंसिबल और क्रिटिक वर्क होना चाहिए। इलियड डज नॉट टेल अस दी, ओके, यहाँ पे वो बात करते हैं कि किसी भी जो डिफरेंस बताते हैं कि जो इधर वो डिफरेंस बता रहे हैं गुड पोइट और बैड पोइट का, जिसमें वो कहते हैं जो बैड पोइट होता है वो उन चीज़ों को कॉन्शियसली लेता है जिसको उसने कॉन्शियस नहीं लेना होता, मीन्स के अनकॉन्शियस चीज़ों को भी वो कॉन्शियस ले रहा होता है। तो ये बैड पोइट की वो बता रहे होते हैं। और आगे इन्होंने ये नहीं बताया कि जो गुड पोइट है उसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का लेवल क्या हो सकता है। पोइट्री एंड एस्केप फ्रॉम द पर्सनैलिटी, यहाँ पर उनका कंक्लूजन है वही वाला। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे ख़त्म हो जाता है यहीं पे, नहीं 4-5 बातों पे इनका ये वाला ऐसे है पहला। और इसके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड प्रेजेंस ऑफ द ट्रेडिशन। इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ, फिर उन्होंने एक्सप्लेन व्यूज़ पॉइंट पूछे हैं एलियट के। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं हाउ कन्विंसिंग डिड यू फाइंड, तो आप कितना कन्विंस हुए हैं उसके इस ऐसे से। तो आप इसमें ऐसे को डिफ़ाइन करने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे शुरू में लिखते हैं आई नोटिस्ड डैट, ये चीज़ें करके फिर लास्ट पे आप इसका कंक्लूजन में अपना रेफरेंस लिख सकते हैं कि आपने क्या अच्छा लगा बुरा लगा। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट एंड थ्योरी ऑफ पोइट्री प्रोसेस। ये पहले क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना दिया है। ये आपके इस वाले सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के ये तकरीबन बाकियों में सब में ये वैलिड है। और पोइटिक प्रोसेस का जो वो पूछ रहे हैं वो यही है कि इन टैलेंट भी, इंडिविजुअल टैलेंट भी होना चाहिए, ट्रेडिशन की सेंस भी होनी चाहिए, और उसके अंदर कैटलिस्ट का काम करना चाहिए। वही जो ऐसे के पॉइंट्स हैं उन्हीं को घुमा के लिखना है इस तरह से पोइटिक प्रोसेस बनाकर। इसमें अपने इंट्रोडक्शन लिखना है, क्वेश्चन में इंडिविजुअल टैलेंट बताना है कि ये रिफाइन करता है पास्ट को। पहले आपने जनरली बताना है क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट, और बाद में उन्होंने टी.एस. इलियट का रेफरेंस मांगा हुआ है। तो पहले आपने जनरली बताना है और फिर आपने उसको सेकंड पार्ट में यहाँ से आगे रेफरेंसेस देते जाना है। जो हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उनको डिफाइन, इस चीज़ को लाइक डिफेंड कर देंगे। जो आपने ऊपर रेफरेंसेस दिए हैं उनको डिफेंड करने के लिए इलियट के पॉइंट चूज़ कर सकते हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये एक आउटलाइन भी है। ओके, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।